नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 20 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मंडे से परसों से GS2 का आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। दूसरे वाले ग्रुप में GS1 कंप्लीट किया है मैंने। GS1 में काफ़ी सारे लोगों को तो दिक्कत नहीं ही आती है क्योंकि मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री होता है और करंट अफेयर ही होता है। GS2 में मुख्य रूप से दिक्कत आती है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, लिंक रहता है, कमेंट में भी डाल देता हूँ लिंक टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में तो रहता ही है, तो वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। 3 महीने का ऐड होइएगा, सबसे अच्छा वही रहेगा आपके लिए। और GS2 अगर आप सही से कर लेंगे तो PT और मेंस दोनों में आपका काम आता है। आंसर राइटिंग इस प्रकार से कीजिए कि PT और मेंस दोनों का टॉपिक कवर होता जाए। लिखना पढ़ना एक साथ में हो जाता है लिखने में। देखिए हेडलाइन क्या है, तो कल पहला फेज था चुनाव का, 62% के करीब में ओवरऑल टर्नआउट रहा। ये शानदार परसेंटेज होता है चुनाव में। 62% जो वोटर लिस्ट होता है उसका 62% के करीब में टर्नआउट रहा। हालांकि नागालैंड जैसे राज्यों में कई जगहों पर बाइकआउट भी देखा गया, बाइकआउट देखा गया चुनाव का, जहां पर 0% वोटिंग हुआ था। सुबह के 1-2 बजे तक, दोपहर के 1-2 बजे तक वोटिंग हुआ था क्योंकि वो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। कई सारे जगहों पर इंसर्जेंसी के कारण से वोटिंग भी कम हुई है। मणिपुर में भी वोटिंग को लेकर कुछ हिंसा की खबर आई, लेकिन बाद में फिर भी वहां पर टर्नआउट जो है वो करीब 72% के आसपास में रहा, 72% के आसपास में। तो ये अच्छी चीज़ होती है। लोकतंत्र में जितने लोगों की भागीदारी होगी उतना ही अच्छा होगा ये, तो इसको बस न्यूज़ के तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी अपना देखिए अगला मुख्य रूप से न्यूज़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा फैसला दिया है कि अगर आपके पास जो भी अथॉरिटी हैं उनके पास परमिशन के लिए आता है किसी यात्रा, मीटिंग या किसी सम्मेलन के लिए, चुनाव के दौरान अगर सम्मेलन करना है और उनके पास कोई परमिशन के लिए एप्लीकेशन आता है, तो 3 दिन के अंदर उनको फैसला देना ही पड़ेगा। जो अथॉरिटी है, ये लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन है फैसला नहीं देना, और 144 के नाम पर किसी भी यात्रा, कई सारे सम्मेलनों को रोक कर रखना, ये लोगों का मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा आर्टिकल 19(1)(2) के तहत में सम्मेलन करने का अधिकार मिला हुआ है, तो उसका जरा ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा डिसीजन है, इसको बस ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बड़ा न्यूज़ क्या है आज का, तो सबसे बड़ा न्यूज़ वो है जो विस्तार अगर हो जाए इस युद्ध का तो ये बहुत बड़े स्तर तक फैल सकता है। दरअसल में हुआ क्या है, आपको पता ही होगा कि सीरिया में क्या हुआ था। तो ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया गया था इजराइल के द्वारा। ईरान के एम्बेसी पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था 1 अप्रैल को, जिसका रिटेलिएट किया ईरान ने कि इजराइल के ऊपर में डायरेक्टली पहली बार 300 से अधिक ड्रोन से हमला किया, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किए थे इजराइल के ऊपर में। कब किया था, तो 16 तारीख को। तो उसके बाद से US और बाकी सभी देशों ने इजराइल को समझाया था कि आप कृपया करके इसका जवाब न दें, जिससे युद्ध फैले ना इस क्षेत्र में, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होने की कगार पर वैसे ही है और भी ज़्यादा अशांत हो सकता है। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, उसने क्या किया, ऐसा माना जा रहा है कि उसने ईरान को टारगेट किया है। मीडिया रिपोर्ट में कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि इजराइल ने टारगेट किया ईरान को, और इसके बाद युद्ध का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है कि ये युद्ध कहीं फैल ना जाए। ये जो छोटा सा एक छोटे से जगह पर छद्म युद्ध था, वो पूरे फुल फ्लेज वॉर का स्वरूप ना ले ले, और वॉर जब भी होगा तो विनाश तो होगा ही। भारत ने भी, आपको मैंने समझाया था कि भारत ने भी चेतावनी दी थी कि इस तरह का युद्ध मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं दुनिया भर के ट्रेड और सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। भारत ने भी बोला था कि रिटेलिएट मत कीजिए, समझौता कर लीजिए, बातचीत कीजिए और उसका समाधान कीजिए। लेकिन युद्ध अब धीरे धीरे उम्मीद जताई जा रही है कि फैलेगा ये। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कई सारे मीडिया ने, US मीडिया से लेकर इजरायली और ईरानी मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया कि ये ईरान के द्वारा समर्थित जो ब्लास्ट था वो हुआ है कहाँ पर, तो इजराइल के द्वारा समर्थित था, ईरान में हुआ है। तब देखिए इसके पश्चात क्या होता है, और उम्मीद यही जताई जा रही कि ये जो मिडिल ईस्ट है, पूरा इलाका, मिडिल ईस्ट कहाँ से होता है, तो ईरान से लेकर आप इजराइल तक जा सकते हैं, भूमध्य सागर के तट तक। ये पूरा इलाका मिडिल ईस्ट कहलाता है, पूर्व में मध्य पूर्व कहलाता है। और ये इलाका अशांत पहले से ही रहा है, आपको पता ही होगा। सीरिया गृह युद्ध से प्रभावित रहा है, इराक में ISIS का प्रभाव रहा है, इजराइल जो है ये हमास से युद्ध लड़ रहा है, हिजबुल्ला से युद्ध लड़ रहा है, ईरान जो है वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पश्चात से हिजाब को लेकर बहुत ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे पिछले साल, जब एक महिला की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात। तो ये अशांत एरिया रहा है हमेशा से, अब और इसके अशांत होने की उम्मीद की जा रही है। और इसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है वो न्यूज़, तो भारत ने, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, भारत ने
फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट हमने किसको शुरू किया है? तो फिलीपींस को शुरू किया हमने, ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू किया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी दूसरे देश को क्या कर रहा है? बेच रहा है। उसका पहला खेप भेज दिया गया है और ये फिलीपींस को मिल भी गया है। और साथ ही साथ में अभी दक्षिणी चीन सागर में बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल है। आपको मैंने बताया भी था कि फिलीपींस के जो जहाज़ होते हैं उस पर दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों ने अटैक भी कर दिया था, उनको घेर भी लिया था, बंधक भी बना लिया था कुछ लोगों को। अमेरिका और फिलीपींस और जापान जो है उस क्षेत्र में संयुक्त युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। इसी बीच में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल में सबसे उन्नत मिसाइल मानी जाती है पूरे दुनिया भर में, ये हमने किसको एक्सपोर्ट किया है? तो हमने एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को। इस मिसाइल को खरीदने को लेकर इंडोनेशिया ने साथ ही साथ में इंडोनेशिया के अलावा सिंगापुर और वियतनाम ने इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी अपनी रुचि दिखाई है कि हम भी खरीद सकते हैं। तो आने वाले समय में हम इनको भी बेचेंगे। तो जरा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के न्यूज और उसके पश्चात से ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक MTCR फिर क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। ये सीधा सीधा पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देखिए क्या था न्यूज यही था कि इंडिया डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। और इससे एक जियोपॉलिटिक्स में एक नए मोड़ की शुरुआत इंडिया कर रहा है और ये ज़रूरी भी था। जैसे चीन जो है वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बहुत ही भारी स्तर पर हथियार का सप्लाई करता है, जो मांगता है वो दे देता है उसको, जबकि ये इतना इररिस्पॉन्सिबल देश है अपने बगल में। तो हम भी अब यही करेंगे, जितने भी जो देश हैं जिनकी चीन के साथ शत्रुता है उनको अपने सबसे शानदार से शानदार हथियार उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। फिलीपींस ने ये बोला भी है कि हम इसका ब्रह्मोस का उपयोग दक्षिणी चीन सागर में ही करने जा रहे हैं, क्योंकि और किसी के साथ उसका तनाव है ही नहीं उस क्षेत्र में। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 2022 के जनवरी में ये टाइप हुआ था और अभी डिलीवर कर दिया गया है। $375 मिलियन का डील है ये, जिसमें हमने डिलीवर किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। पहली बार किसी देश को किया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रह्मोस को पता ही होगा आपको, दो देशों ने मिलकर बनाया हुआ है। किसका? तो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत में ब्रह्मोस को डेवलप किया गया था। किसके तहत? तो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत में डेवलप किया गया है। तो इसका थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। देखिए इस न्यूज़ को क्या है कि दक्षिण चीन सागर विवादित द्वीपों को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच में फिलीपींस को इस मिसाइल को शामिल करना चाहता है। इसीलिए हमने फिलीपींस को क्या बोला है कि आप बिल्कुल शामिल कीजिए, हम आपको देंगे बनाकर, आप उपयोग भी कीजिए। इसका जहां पर आपको संभावना लगे वहां पर छोड़ देना है। कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ चर्चा भी उन्नत चरणों में है। इसके साथ साथ मैंने एक और देश का नाम बताया, क्या? वियतनाम। इन्होंने इसके साथ साथ भारत के बनाए हुए जो विमान है तेजस, इसमें भी अपनी रुचि दिखाई है और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि तेजस भी खरीद सकते हैं वो। ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं, ब्रह्मोस DRDO के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रूस के NPOM का संयुक्त उपक्रम है। NPOM रूस की एजेंसी है जो हथियार डेवलप करती है, और भारत का DRDO। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया ब्रह्मोस। ये 2 चरणों वाली है। यही सब छोटी छोटी फैक्ट जो है ना, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में दे देगा 3 चरण 4 चरण, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि क्या है ये। 2 चरणों वाली है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक ईंधन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल का उपयोग किया, रैमजेट जो ईंधन होता है उसका उपयोग किया जाता है। 2 चरण होते हैं रॉकेट में। रॉकेट है ये, वॉरहेड उसका अलग होगा। तो पहला चरण जो है उसमें सॉलिड होता है, दूसरे चरण में लिक्विड ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा, समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी मौसम में दिन और रात में काम करती है। इसको एयरफोर्स के फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है, इंडियन नेवी के शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, और उसके अलावा स्थल से तो लॉन्च किया ही जा सकता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सटीकता इसकी बहुत ही ज़्यादा है। इसका सटीकता का अंदाज़ा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई जहाज़ है, उस पर एम किया गया है, तो डायरेक्ट जाकर उसी स्थान पर ये अपने निशाना को लगाता है। आप कुछ वीडियो सर्च कीजिएगा ब्रह्मोस के बारे में, तो आपको दिखेगा इसकी सटीकता कितनी ज़्यादा है। दुनिया में सबसे सटीक मिसाइलों में इसका नाम आता है। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो वर्तमान में मैक 2.8 की गति से साथ कार्य करती है, जो ध्वनि की गति की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है, और इसीलिए इसको दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों में इसका नाम शामिल है। हाल ही में ब्रह्मोस के एक उन्नत संस्करण विस्तारित रेंज C2C वेरिएंट का परीक्षण किया गया। भारत द्वारा जून 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण
व्यवस्था MTCR में शामिल होने के बाद इसकी रेंज को अगले चरण में 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना है। अभी जो वर्तमान में शुरुआत में इसका रेंज रखा गया था वो रखा गया था 290 से 300 किलोमीटर का रेंज रखा गया था, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन MTCR में जब हम शामिल हो गए ना, अभी ये क्या बला है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी आप ध्यान से बस देखिएगा। जब हम MTCR में शामिल हो गए उसके पश्चात हम इसका रेंज बढ़ा सकते हैं। अब हम रेंज बढ़ाना तो अपने हाथ में होता है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5 तक हम पहुंच गए हैं, अग्नि 5 प्राइम तक हम पहुंच गए हैं, 2000 किलोमीटर से अभी 10,000 किलोमीटर तक हम पहुंच गए रेंज बढ़ा के। उसी प्रकार से इतने खतरनाक मिसाइल का अगर रेंज बढ़ा दिया जाएगा, 600 किलोमीटर तक आ जाएगा या 450 किलोमीटर तक, ये इसके जो क्षमता है उसमें सोचिए कितनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए अब इसका रेंज भी हम बढ़ा सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी हम आसानी से कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत 290 किलोमीटर रेंज के साथ विकसित किया गया था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR। आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वासेनार ग्रुप क्या है? सर्च कीजिएगा, वासेनार ग्रुप क्या है। क्या बोला मैंने? वासेनार ग्रुप क्या है? वासेनार ग्रुप क्या है, जरा सर्च कीजिएगा। यह मिसाइल मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के बीच, क्या है, मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी, एयर में उपयोग किए जाने वाला कोई भी टेक्नोलॉजी जिसमें मानव नहीं बैठा हुआ है, मानव का उसमें कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिक होता है वो, उसके प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के बीच में एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है MTCR। क्या नाम है इसका? MTCR, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है। उन सदस्यों को ऐसी मिसाइलें और UAV प्रणाली का आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर सदस्यों की MTCR द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। यह सदस्य देशों का एक गैर संधि संघ है जिसमें मिसाइल प्रणालियों हेतु सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानून, निर्यात नीति, इन मिसाइल प्रणालियों के ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सीमित करने के लिए एक नियम आधारित विनिमय तंत्र के बारे में कुछ निर्देश देते हैं। ये इसकी स्थापना 1987 में G7 देश के द्वारा जापान में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। MTCR दरअसल में कुछ नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी सभी के हाथों में ना लगे इसकी देखरेख करता है और ये कोशिश करता है कि ये सभी के हाथों में ना लगे, और जो लोग इसके सदस्य हैं या कुछ अनुशासित हैं या वो अच्छे नेशन हैं जो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए खरीदना चाहते हैं, उन्हीं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। वासेनार ग्रुप के बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या है वो, आपको याद हो जाएगा, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है वो। अगले वीडियो में उसको भी करवा दूंगा, तो इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला न्यूज़ है आपका थ्रिसूर पूरम के बारे में। ये बड़ा ही शानदार से उत्सव होता है, मलयाली उत्सव है ये। आपको पता होगा कि अप्रैल महीने में बहुत सारे जगहों पर नववर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये मलयाली एक वर्ष का वार्षिक उत्सव है त्रिशूर पूरम। इसके बारे में ज़रा समझते हैं। भीषण गर्मी और चुनाव के बीच में उस उत्सव को मनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के बीच में। इस फेस्टिवल के बारे में ज़रा समझते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होता है और पीटी में पूछा जा सकता है आपसे। पीटी में फेस्टिवल के बारे में पूछे जाते हैं, यूपीएससी BPSC सभी में। ध्यान से इसको कवर कीजिएगा। देखिए क्या है तो होता है त्रिशूर पूरम, कब शुरू किया गया था, क्या इसकी भूमिका होती है, क्या पृष्ठभूमि है, सभी चीज़ों को देखते हैं। ये क्या है त्रिशूर पूरम? त्रिशूर पूरम केरल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार का एक भव्य उत्सव है। किसका? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। मलयालम महीने मेडम अप्रैल मई मनाया जाने वाला पूरम त्रिशूर के थेक्कीकोडू मैदानम में आयोजित किया जाता है और इसे सभी पूरम वार्षिक त्यौहार की जननी माना जाता है। और दरअसल हुआ क्या था, केरल के एक राजा थे, उन्होंने क्या बोला कि केरल में जितने अलग अलग 10 सबसे बड़े मंदिर हैं केरल में, पता ही आपको, दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े स्तर पर है। तमिलनाडु में मंदिर के अलग डिपार्टमेंट होता है, मंत्रालय होता है अलग मंदिर का, तमिलनाडु में, केरल में भी होता है। क्या है? क्योंकि मंदिर वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, राजनीति से लेकर आर्थिक व्यवस्था तक में। पूरा पूरा शहर मंदिर के गोपुरम के अंदर बसा हुआ है। गोपुरम आप मत पूछिएगा क्या होता है। द्रविड़ शैली में जो 4 दीवारी होती चारों तरफ, उसको गोपुरम कहा जाता है। एक बड़ा सा द्वार भी होता है, इसके अंदर पूरा शहर बसा हुआ है ना। तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो केरल के एक राजा ने क्या बोला कि देखो मलयाली लोगों को एक करने का, वार्षिक उत्सव मनाने का एक सबसे शानदार तरीका ये निकालते हैं कि जितने भी मंदिर हैं मलयाली क्षेत्रों में
उन सभी का हम एक जगह वो एकजुट करके उत्सव मनाएंगे। वही है त्रिशूर पूरम उत्सव। देखिए क्या है, इसकी शुरुआत कोचीन के महाराजा 1790 से 1805 संकथन थम्पुरम के नाम से मशहूर राजा राम वर्मा ने 10 अलग अलग मंदिरों की भागीदारी के साथ की थी। 10 बड़े बड़े मंदिरों को शामिल किया जाता है। पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा संगीत से सजे राजसी हाथी उत्सव का हिस्सा होते हैं। त्रिशूर पूरम से पहले अरट्टपुझा पूरम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार था और उसके पश्चात से त्रिशूर पूरम अब सबसे बड़ा त्यौहार हो गया है। क्या होता है, अलग अलग मंदिरों के समूह हैं और अपने अपने हाथी के साथ, हाथी वहाँ पर मंदिर के हिसाब से होता है, एक उनका हाथी होता है जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसको भोजन भी मिलता है। कई सारे लोग हैं वो इसको क्या मानते हैं कि ये जानवरों के साथ क्रूरता है, जबकि उनको बड़ा ही संरक्षित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है हाथियों को। तो ये भी एक फैक्ट है। तो सभी मंदिर के हाथी इकट्ठा होते हैं और उत्सव मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। केरल का सबसे बड़ा उत्सव में से एक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर मनाया जाता है ये उत्सव, तो केरल में मनाया जाता है और मलयालम महीने मेडम अप्रैल मई के दौरान मनाया जाता है इसको। के अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ बड़ा ही शानदार सा न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है तो मैं दिखाता हूँ। पहले ये देखिए क्या है, ये सांप है बस के आकार का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस वासुकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले न्यूज़ देखिए। देखिए क्या है न्यूज़ की फॉसिल ऑफ ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन कच्छ माइन। कच्छ, गुजरात के कच्छ इलाके में एक माइन है जहां पर प्री हिस्टोरिक पीरियड के एक बहुत ही बड़े स्तर का, ह्यूज मतलब कि 15 मीटर लंबा और माना जा रहा है कि एक बस के आकार का, दुनिया में पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े रेप्टाइल, सबसे बड़े सांप का फॉसिल मिला है हमें। सांप तो नहीं मिलेगा ना उतना पुराना, फॉसिल मिला है हमें। कहाँ पर, तो कच्छ में। ये माना जा रहा है कि दुनिया में आज तक सांप का जितना बड़ा फॉसिल मिला है उनमें सबसे बड़ा है ये। कहाँ पर मिला है, तो कच्छ में। ये सीधा सीधा पीटी में पूछ सकता है आपसे। और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढा है। तो उन्होंने इसको ढूंढा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछेगा पीटी एग्जामिनेशन में। इतने बड़े स्तर पर भारत में फॉसिल कम ही मिले हैं, कच्छ के क्षेत्रों में मिला है। इसका नाम क्या रखा गया है और क्या इसकी खासियत है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। कहाँ पर मिला है ये, तो कच्छ में मिला है। ओके, और ये माइन का नाम क्या है, तो माइन का नाम ध्यान में रखिएगा, पन्ननधोरा माइन है। पननधोरा माइन बोला जाता है इसको। लिग्नाइट माइन है। कहाँ पर, तो कच्छ के इलाकों में है। ये जो आपको रेड दिख रहा है एरो, यहीं पर इसी हाइट पर ये पाया गया है। ये जो सांप का बड़ा सा फॉसिल है। 47 मिलियन साल पहले ये पृथ्वी पर रहता था। 47 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहता था। 10 मीटर से 15 मीटर लॉन्ग है ये और इसका स्कल सोच सकते हैं कितना विशाल होगा। 27 टुकड़ों में करीब में मिला है ये। अब इसको संरक्षित किया जाएगा, इस रिसर्च वगैरह कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में ज़रा, इसका नाम किस समय पाया जाता था, उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है क्या है इसका नाम। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम मैं दिखाता हूँ। इसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस। वासुकी के नाग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। वासुकी इन हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है वासुकी। तो उसी के आधार पर वासुकी इंडिकस इसको नाम रखा गया है। और इसके आकार तो आप देख ही रहे हैं, ह्यूज आकार है, बस के आकार का सांप है। IIT रुड़की की एक टीम ने पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांप में से एक वासुकी इंडिकस की खोज की है। एक ऐसे सांप की कल्पना जो एक स्कूल बस जितना लंबा 11 से 15 मीटर का हो सकता है। इस प्राचीन विशालकाय जीवाश्म गुजरात के कच्छ में पांद्रो लिग्नाइट माइन या पंडारो लिग्नाइट माइन, जो भी उसका नाम दिया जाता है, वहाँ पर पाया गया है। इस जीवाश्म में 27 कशेरुकी असाधारण रूप से अच्छी तरह संरक्षित हैं, जिनमें से कुछ जिगसॉ के पहेली के टुकड़ों की तरह मिले हैं। 47 मिलियन वर्ष पहले इयोसीन काल। कौन सा काल बंधुओं, इयोसीन काल। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं इसमें, तो मैं उसको घेरता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरा है IIT रुड़की है। कहाँ पर खोजा गया है, तो ये माइन में खोजा गया है। इयोसीन काल का है और 15 से 20 मीटर के करीब में लंबा होता है। ये आकार इसका बहुत ही बड़ा होता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और अब विलुप्त हो चुके मड सईतो सांप परिवार से संबंधित है, लेकिन भारत के एक अद्वितीय वंश का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसका क्या है, मड इत्सोदिदे जो परिवार है, सांप का परिवार होता है। उच्चारण में आपको अगर थोड़ी सी असहजता हो तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। परिवार नहीं पूछता है। सांप का नाम पूछ लेगा, जगह का नाम पूछ लेगा, कहाँ पर पाया गया ये पूछ लेगा। PT में तो यही पूछेगा, मेंस में इससे सवाल नहीं आएगा। तो ये भारत में जो
सांपों का हमेशा से रहा है, उसी में एक प्रतिनिधित्व करता है ये। यह भूतपूर्व खोज संस्थान के महत्वपूर्ण जीवाश्म खोज की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिससे जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी रूप IIT रुड़की की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। यह खोज संस्था प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फैली देवतीज दत्ता ने की है। इसको ध्यान में रखिएगा। और बेलनाकार इसका शरीर है, लंबा चौड़ा सा बस के आकार का शरीर है। आप अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा होगा ये। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही चौंकाने वाला सा न्यूज़ है। वो फूड जो लगभग में हर बच्चा खाता है बचपन में, आजकल के बच्चे तो खाते ही हैं, सेरेलैक। आपने सुना ही होगा सेरेलैक होता है। तो नेस्ले का, वो भी किसका प्रोडक्ट है, तो नेस्ले का। आपने देखा होगा, आपके घर में भी कोई बच्चा होगा तो उसने खाया ही होगा। यकीन मानिए जहर चीज़ है वो। क्या बोला गया है यहाँ पर, भारत सरकार के डिपार्टमेंट FSSAI को बोला गया कि आप कार्रवाई शुरू कीजिए। नेस्ले के सेरेलैक जो प्रोडक्ट होता है उसमें एडेड रूप से शुगर पाया गया है। बच्चों के फूड में इतना हाई लेवल का शुगर उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। उनके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम से लेकर उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। WHO ने बार बार इस चीज़ को लेकर बोला है भारत सरकार को, लेकिन भारत में तो पता ही है आपको, मैगी जैसी फेमस प्रोडक्ट में लेड निकल आता है और किसी को कोई सजा तक नहीं होती है। सेरेलैक जैसे बच्चों के फूड में ये एडेड शुगर निकलते हैं, किसी को कोई कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा सब कुछ मैनेज हो जाता है भारत में, हर चीज़ मैनेज होता है, ये भी मैनेज हो जाएगा। FSSAI को बोला गया है कि आप इसके लिए एक्शन उठाइए, एक्शन कीजिए भाई। तब क्या करेगा वो, बातचीत होगी, उसके बाद ये न्यूज़ ही गायब हो जाएगा, आप देखेंगे। खैर चलिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दरअसल में हुआ क्या है, सेरेलैक जो प्रोडक्ट होता है उसमें 2.7 ग्राम के करीब में एडेड शुगर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात से सेम प्रोडक्ट का जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, UK में जो बिकते हैं उसमें एडेड शुगर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत में एडेड शुगर उसमें ऐड किया जाता है और बिकता भी है। लोग खूब बड़े स्तर पर बच्चों को खिलाते रहते हैं बिठा बिठा कर। तो यही तो स्थिति हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये सीरियस कंसर्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। WHO के हिसाब से बच्चों के फूड में एडेड शुगर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। WHO ने बार बार इस चीज़ को लेकर वार्न भी किया है। और जो FSSAI है उसका काम है फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना कर रखना। उसका लेवल लगा होता है सेरेलैक पर। सोचिए लेवल देते समय इन्होंने क्या सोचा होगा, एडेड शुगर क्या इनको नहीं दिखा, या लेवल ऐसे ही बांट दिया जाता है FSSAI का किसी को। तो अब इसमें फूड में मिला है, देखिए क्या कार्रवाई होता है। और FSSAI के बारे में बता चुका हूँ बहुत बार। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैरिकुलम रिलीज कर दिया है आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए। आंगनवाड़ी जो छोटे बच्चों को, स्कूल से पहले वाले बच्चों को, जो बच्चे शहर में किडजी वगैरह में जाते हैं, गांव में के आंगनवाड़ी ही होता है, तो आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए कैरिकुलम को रिलीज किया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कई सारे लोगों का ये कहना था कि आंगनवाड़ी में बच्चे जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाता है सही से, उचित तरीके से। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत में जो नया कैरिकुलम जारी किया, जिसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है आधारशिला टाइटल से कैरिकुलम को जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधारशिला टाइटल के साथ में नई एजुकेशन के तहत कैरिकुलम जारी किया गया है आंगनवाड़ी के लिए कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या उनको सिखाया जाना चाहिए स्कूल से पहले, जिससे उनका कम से कम थोड़ा तो बेस मजबूत हो जाए, थोड़ा तो कुछ तो सीख कर आए वो स्कूल में। ठीक है, तो इसके लिए जारी किया गया है। और ये जो कैरिकुलम होगा ये वर्ष में 48 सप्ताह का कैरिकुलम होगा, जिसमें 3 से 6 साल के जो तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे मोटे बच्चे, 6 साल का बच्चा क्या ही पढ़ेगा, 3 साल का बच्चा, आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको कुछ कुछ सिखाना चाहिए, चित्रों के माध्यम से, पजल के माध्यम से, लिखना कम से कम उनको हाथ पकड़ कर थोड़ा सा तो लिखना सिखा ही सकते हैं। तो 48 सप्ताह का कैरिकुलम जारी किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में। देश भर में भी लगभग में 14 लाख जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी सेंटर जो है बनाए गए हैं। विलेज एरिया में ये क्या काम करते हैं, तो मुख्य रूप से काम करते बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की देखरेख कर लिए बनाया गया था इनको। मुख्य उद्देश्य क्या था इनको, कि छोटे बच्चों में 3 से 6 साल के बच्चे, जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं, उनमें क्या करना, तो उनमें
पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद इस उद्देश्य में शामिल किया गया कि इनको थोड़ा सा स्कूल से पहले की जो ट्रेनिंग होती है वो दे दिया जाए, कम से कम लिखना सीख जाएं, थोड़ा सा बैठना सीख जाएं, ये शुरू किया जाए जिस प्रकार से किड्जी में होता है। जानवरों के नाम, फलों के नाम, ये सब सिखाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसका पर्पस क्या था? हेल्थ एंड पोषण, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसका सबसे बड़ा मुख्य मोटिव था इसको शुरू करने का। उसके पश्चात से एजुकेशन को इसमें ऐड किया गया कि इन 3 चीज़ों को प्री स्कूल के लेवल पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को हम देंगे, जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ही बड़े स्तर पर भारत में देखी जाती है, उसको भी दूर किया जा सके, साथ ही साथ में उनको थोड़ा सा पढ़ाया भी जा सके। अब कैरिकुलम में और क्या क्या हो सकता है? पढ़ाई होगा, खेल होगा, अलग अलग कैरिकुलम के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, आधारशिला टाइटल के नाम से कैरिकुलम जारी किया गया है 48 सप्ताह के लिए आंगनवाड़ी के जो छोटे बच्चे होते हैं और आंगनवाड़ी के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत में इसको जारी किया गया है, जिसमें खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को कुछ प्री स्कूल ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ओके, उसके पश्चात जो अगला न्यूज़ है पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है कि इंडोनेशिया का एक रिमोट आइलैंड है जहाँ पर कल क्या हुआ है, तो आपका फिर से ज्वालामुखी जो जागृत हुई है, ज्वालामुखी। इंडोनेशिया पता ही आपको रिंग ऑफ फायर के तहत में आता है, और इसमें ज्वालामुखी कहाँ पर हुआ है तो उस रेंज को भी देखेंगे, पर्वत रेंज को भी देखेंगे। माउंट रुआंग कहा जाता है इसको, ज़रा ध्यान रखिएगा। इसका मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको। फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है, इंडोनेशिया के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है माउंट रुआंग, और इसको बस लोकेशन ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी है किस देश में है, तो इंडोनेशिया के तहत में आता है। इंडोनेशिया के तहत प्रशासित है, ये इंडोनेशिया के तहत प्रशासित है। ओके, इसका लोकेशन देखिए, क्योंकि लोकेशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकेशन से ही सवाल अगर पूछता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। मैपिंग जरूर कीजिएगा, डेली कीजिएगा, किसी भी न्यूज़ का मैप से जोड़कर पढ़िएगा। देखिए क्या है ये पूरा इंडोनेशिया का द्वीप है जो पसरा हुआ है। ये आपको कौन सा है, तो ये आपको जकार्ता दिख सकता है, सुमात्रा, जकार्ता, ये अलग अलग हैं। ये जकार्ता, ये सुमात्रा है। ये बोर्नियो द्वीप समूह है, और यहाँ पर आपको सुलावेसी आइलैंड दिखेगा, और यहाँ पर है माउंट रुआंग, यहाँ पर है माउंट रुआंग। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विषुवत के बिल्कुल नज़दीक में स्थित है ये माउंट रुआंग। ये फिलीपींस है, फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर आपको दिख सकता है क्या, तो पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड दिखता है। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है? सुंदर स्टेट है, यहाँ पर है सुंदर स्टेट। ओके, नहीं, ये है सुंडा, सुंदा या सुंदर बोल दिया मैंने आपको याद करने के लिए। सुंडा बोलते हैं इसको बोलते हैं लॉम्बोक स्टेट बोलते हैं इसको। ये लॉम्बोक है, ये सुंडा है। इंडोनेशिया का अलग अलग स्टेट होते हैं जो आपका ऑक्सफोर्ड का आपके पास एटलस होगा, उसमें स्टेट को ज़रूर याद करके जाइएगा, ख़ास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे ये सुंडा जो स्टेट है, स्टेट क्या होता है? जल संधि। 2 स्थलों को अलग करते हैं जल संधि, और 2 जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं जल संधि। जैसे इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं इसको और इसको अलग करने का काम कर रहे हैं। तो जो सुंडा स्टेट है वहाँ का, वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर बीच में है। सभी जगहों पर जहाँ पर भी कोई 2 स्थल के भाग अलग हो रहे हैं जल के द्वारा, वहाँ पर कोई ना कोई जल संधि एग्जिस्ट करती है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था माउंट रुआंग के बारे में। माउंट रुआंग को जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुलावेसी आइलैंड के उत्तर में स्थित है ये, सुलावेसी आइलैंड के उत्तर में स्थित है ये, सुलावेसी के उत्तर में स्थित है। बोर्नियो के पूरब में स्थित है, इंडोनेशिया के पूर्वी भाग में स्थित है, पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में स्थित है, फिलीपींस जो है देश है उसके दक्षिण में स्थित है माउंट रुआंग। जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट रुआंग कहाँ पर इरप्ट हुआ है, तो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा तो उसको मंडे को कवर कर लेंगे हम लोग। अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।